हेलो गाइज, नमस्कार। सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा डबल डायमेंशनल एरे 2D। 2D का मतलब हो गया मैट्रिक्स। डेटा को अपन ऑर्गेनाइज्ड करना, मतलब रो और कॉलम दोनों फॉर्मेट में डेटा को अलाउ करना, मतलब डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में अलाउ करना। तो अपना 3 टॉपिक आज कवर करेंगे, मतलब डबल डायमेंशनल एरे का डिक्लेरेशन, डबल डायमेंशनल एरे का इनिशियलाइजेशन और डबल डायमेंशनल एरे को कीबोर्ड के थ्रू रीड करना और मॉनिटर पे डिस्प्ले करना, यानी रीड एंड राइट ऑफ 2D। 2D को अपन मैट्रिक्स कह सकता हूँ, डबल डायमेंशनल एरे कह सकता हूँ, है ना। ये अपन नॉर्मली 2D भी बोल सकता हूँ मैं। अब 2D का जो मतलब होगा, डेटा को अपन जो ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आपका डेटा सपोज अपन को भी स्टूडेंट के जैसे अपन वो बनाते हैं टेबुलर रजिस्टर, जैसे टेबुलर रजिस्टर बनाते हैं अपन स्टूडेंट का टेबुलर, है ना, रजिस्टर। अब टेबुलर रजिस्टर में होता है ना, जैसे मान लो कि आपका जैसे रोल नंबर है, ये सब्जेक्ट के मार्क्स है ना, ये सब्जेक्ट के मार्क्स कह दो M1 M2 M3 और टोटल कह देता हूँ मैं, TOTAL टोटल कह दो। अब ये रोल नंबर है, अब रोल नंबर मान लो कि यहाँ पे 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के मार्क्स 60 है, 75 है ना, 55 है, 58 है। ऐसे सब्जेक्ट 2 के मार्क्स है 65 है, 75 है ना। यहाँ पे मान लो कि 60 है, 71 है, यहाँ पे मान लो 55 है, 56 है, 57 है, 58 है। अब मैं कहता हूँ कि इनका फिर टोटल करें, है ना, ये अपन डायरेक्ट प्रोसेस कर सकता हूँ। अब डेटा को ऐसे ऑर्गेनाइज करना है मेरे को। अब आप देख रहे हो कि ये डेटा किस वे में है ना, किस लेआउट में है। तो ये डेटा आपका जो हो गया, ये आपका रो हो गई, है ना। ये तो आपका रो 0 हो गई, है ना। ये आपकी रो 1 हो जाएगी, ये रो 2 हो जाएगी, ये रो 3 हो जाएगी, है ना। ये आपका कॉलम हो जाएगा 0 कॉल, है ना। कॉल 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो अब टोटल अगर इसकी साइज़ देखें तो साइज़ को अपन है ना ऑर्डर भी कर सकता हूँ मैं। तो ऑर्डर अगर देखोगे तो ये कितनी रो है, 4 तो रो है, और टोटल कॉलम कितने हैं, 5 इसमें कॉलम है। तो 4/5, तो ये तो आपकी है ना रो की साइज़ हो गई, और ये आपकी कॉलम की साइज़ हो गई। तो रो साइज़ और कॉलम साइज़, ये आपका टोटल नंबर ऑफ़ रोज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। तो ये पूरा पहले माइंड में प्रिपरेशन होनी चाहिए। अगर ये माइंड में नहीं है तो फिर अपन डिक्लेरेशन नहीं कर सकते। आप ये देखो कि 2D का मतलब तो हो गया डेटा को रो और कॉलम में ऑर्गेनाइज करना। अब अपन चाहते हैं ये वाला डिक्लेरेशन की कि ये चाहिए अपन को डेटा को इस फॉर्मेट में अलाउ करना है। तो अब डेटा को इस फॉर्मेट में कैसे अलाउ करें, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप है ना डबल डायमेंशनल एरे डिफाइन करोगे। अब डबल डायमेंशनल एरे कैसे डिफाइन करते हैं, तो पहले डबल डायमेंशनल एरे में सबसे फर्स्ट होता है रो की साइज़ का ऑर्डर, फिर कॉलम की साइज़ का ऑर्डर, टोटल नंबर ऑफ रो और कॉलम्स। तो ये 4×5 है, इसमें 20 वैल्यू का कलेक्शन है। अब इस कलेक्शन को अपन कैसे अलाउ करें मेमोरी में। अब ये तो आपका हेडिंग हो गया, है ना, ये तो कॉलम्स के हेडिंग हो गए। तो हेडिंग को तो अपन इग्नोर करेंगे, और ये आपका रो 0 1 2 3 ये रो का इंडेक्स हो गया, ये कॉलम का 0 1 2 3 4 कॉलम का इंडेक्स हो गया। अब डेटा को ये कैसे डिक्लेरेशन करें, 2D कैसे बनाएं। अब 2D का डिक्लेरेशन करोगे तो नॉर्मल वेरिएबल की तरह डिक्लेरेशन हो जाएगा। सबसे पहले ना डिक्लेरेशन देखो, 2D का डिक्लेरेशन मैं कैसे करूँगा। तो डिक्लेरेशन करूँगा तो इसका प्रॉपर एक सिंटेक्स होगा। तो क्या डिक्लेरेशन का क्या सिंटेक्स है, अपन ने 1D का डिक्लेरेशन किया तो सिमिलर जस्ट लाइक ए 1D या नॉर्मल वेरिएबल की तरह 2D का भी डिक्लेरेशन कर दो। अंतर इतना ही रहेगा कि यहाँ पे रो साइज और कॉलम साइज दो अपन को सेपरेट स्क्वायर ब्रैकेट में एरे के नाम के साथ में यूज कर लेंगे। 1D में एक स्क्वायर ब्रैकेट में टोटल या तो कॉलम साइज लेके चलते हैं या रो साइज लेके चलते हैं। 2D का जब भी डिक्लेरेशन करोगे तो या तो रो की साइज़ लो और कॉलम की साइज़ लो, दोनों को स्क्वायर ब्रैकेट में सेपरेटली अपन डिफाइन करेंगे। तो 2D को कैसे करेंगे, सिंटेक्स देखो। सबसे पहले तो अपना डेटा का टाइप आएगा कि किस टाइप का डेटा अपन मेमोरी में अलाउ करें। फिर यहाँ पे एरे का नाम आएगा, 2D एरे का नाम ये यूजर वर्ड हो जाएगा। और फिर यहाँ पे है ना रो की साइज आएगी, रो की साइज, और यहाँ पे फिर कॉलम साइज आ जाएगी, कॉल साइज, और फिर ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, फिर सेमीकोलन आ जाएगा। तो आपका जो डिक्लेरेशन करोगे तो ये आपका एक जनरल सिंटेक्स हो गया, 2D का डिक्लेरेशन में कैसे करूँ।
तो 2D का डिक्लेरेशन करोगे डेटा टाइप, तो एनी प्राइमरी डेटा टाइप, कोई भी आप प्राइमरी डेटा टाइप ले सकते हो, प्राइमरी डेटा टाइप। अब प्राइमरी डेटा टाइप में कौन कौन से अपन 1D में देख चुके हैं ना, वो का वही हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है ना, डबल हो सकता है, लॉन्ग इंटीजर हो सकता है, एसेट्रा। और यहाँ पे एरे नेम, ये एरे का नाम जस्ट जो वेरिएबल का नोमेनक्लेचर रूल था, सेम वो का वही रूल्स यहाँ फॉलो कर लो, क्योंकि एक टेबल में डेटा को ऑर्गेनाइज करोगे, जैसे मान लो स्टूडेंट की टेबल है, तो स्टूडेंट इसका नाम मैं दे सकता हूँ, कितने रो है कितने कॉलम है वो अपन दे सकते हैं। और ये जो वैल्यू होगी ये सेपरेट स्क्वायर ब्रैकेट में यूज करेंगे अपन। ये ज़रूरी है कि आपका सेपरेट है ना स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। सिंटेक्स में है कि दोनों रो साइज कॉलम साइज, पहले रो साइज होगी तो ये मस्ट बी इंटीजर है ना, और इंटीजर कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट नेम दोनों हो सकता है, ये इंटीजर कांस्टेंट नेम हो सकता है कि अपन यहाँ कांस्टेंट नेम भी अलाउ कर सकता हूँ और इंटीजर वैल्यू भी अलाउ कर सकता हूँ मैं। तो इंटीजर कांस्टेंट या सिंबॉलिक कांस्टेंट नेम दोनों ही अपन अलाउ कर सकते हैं। ये कोई भी अपन एरे यूज करेंगे तो आप देखो कि आपका डेटा टेबुलर फॉर्मेट में कितना आ सकता है, तो आप मैक्सिमम साइज एलोकेट करके चलो। अगर किसी क्लास में मान लो 100 स्टूडेंट है, अब अपन को एक 5 कॉलम की एक टेबल बनानी है, 100 स्टूडेंट का डेटा को मेमोरी में ऑर्गेनाइज करना है, तो एक ईच रो में 5 कॉलम को यूज करना है, तो फिर 100/5 की है इसकी साइज़ लेके चलेंगे अपन। अब 100/साइज कैसे लेके चलोगे, अब इसका अगर एग्जांपल देखें तो एग्जांपल अपन ऐसे कर सकते हैं कि डिक्लेरेशन कैसे करें कि सपोज अपन को ये 100 स्टूडेंट के लिए ये वाली टेबल बनानी है, तो अब ये इंटीजर डेटा मेरे पास है, तो इंटीजर लेके चलूँगा, स्टूडेंट मैंने इसका नाम दे दिया, अब ये 100 और ये आपका हो गया 5 कॉलम। अगर आप कॉलम बढ़ाना चाहो तो सिमिलर टाइप का डेटा अलाउ करेगा। तो ये मैंने डायरेक्ट इंटीजर कांस्टेंट यूज कर लिया, ये मैं रो की साइज हो गई है इंटीजर में, ये कॉलम की साइज हो गई। यहाँ पे ध्यान देने का पॉइंट ये रहेगा कि सेपरेट स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए, सेमीकोलन चाहिए होगा, तो ये 2D का डिक्लेरेशन हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब होगा कि स्टूडेंट तो एक टाइटल हो गया, कि स्टूडेंट तो ना एक टाइटल हो गया, और इसमें ये 100 रो बन गई। ऐसे आप देखोगे ना जैसे ब्लैंक पेज होता है तो ये डिफरेंट लाइनें होती है, तो ये 0 से लेके है ना ये 99 तक, और ऐसे इसमें 5 ब्लॉक बन गए, 0 1 2 3 4। तो ऐसे ये 100 का पूरा एक टेबुलेशन, एक ब्लैंक चार्ट बन गया। कोई भी वैल्यू अपन ने अलाउ नहीं की, तो ये खाली एक ना चार्ट बन गया, एक तरह से ब्लैंक चार्ट कह दो, जिसमें रो भी है और कॉलम्स भी है। इंटीजर डेटा को अलाउ करेगा, इंटीजर इसका डेटा टाइप है। 2D का नाम अपना स्टूडेंट हो गया, 100 इसकी रो हो गई, ईच रो में 5 कॉलम्स हो गए, तो ये 2D बन जाएगी इस तरह की। अब अपन चाहें इसका दूसरा फॉर्मेट और डिक्लेरेशन का क्या हो सकता है, तो ये तो मैंने ना डायरेक्ट वैल्यू ले ली कि 100 और 5। अब अपन चाहें कि कांस्टेंट लेके या कांस्टेंट का नाम यूज करें, कि अपन पहले कांस्टेंट बना दें वैल्यूज़ को, रो की साइज़ को और कॉलम की साइज़ को, और देन फिर डिक्लेरेशन में आ जाए। तो अब दूसरा फॉर्मेट देखो डिक्लेरेशन का, अनदर वे, डिक्लेरेशन का अनदर वे है ना, सेकंड फॉर्मेट, सेकंड वे कर दो डिक्लेरेशन का। अब सेकंड वे में कैसे, कि पहले तो कांस्टेंट बना लो, जैसे डिफाइन, अब मैंने कह दिया रो है ना, हेस डिफाइन है ना, मैंने कह दिया कॉलम कॉल। अब कॉलम 100 दे दिया, या रो तो मैंने 100 दे दी, या मान लो अपन ने यहाँ 5 ले लिया, या ना, या फिर 6 ले लेता हूँ यहाँ पे, सपोज यहाँ पे मैंने 6 ले लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ कोई सेमीकोलन नहीं आता, सेमीकोलन नहीं आता, ये है ना कांस्टेंट बन गया। अब अपन जैसे मान लो वॉइड मेन लिखूँ, वॉइड मेन है ना, या इंटीजर मेन। अब मैं कहता हूँ एरे बनाओ। अब मैंने कह दिया कि इंटीजर डेटा का कलेक्शन रखना चाहूँगा, है ना, मैंने स्टूडेंट नाम दे दिया, STUD दे दिया, और ये क्या है रो कितनी रखूँ, तो मैंने यहाँ कांस्टेंट यूज कर लिया, कांस्टेंट का नाम हो गया ना, फिर कॉलम कितना रखूँ, तो यहाँ कॉलम रख लिया। तो इस साइज से एरे डिक्लेरेशन हो गई। ये आपका स्टैटिक एलोकेशन हो गया, मेमोरी में स्टैटिक एलोकेशन हो गया। ये फिक्स्ड साइज एरे बन गई है, फिक्स्ड साइज एरे बन गई। तो यहाँ पे 100 रो कॉलम ये यहाँ से एक्सेस कर लेगा डायरेक्ट। तो अपन ने यहाँ कांस्टेंट, सिंबॉलिक कांस्टेंट नेम यूज कर लिया। जो मैंने यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे सिंबॉलिक
कांस्टेंट नेम यूज कर लिया। और अपन डायरेक्ट चाहें तो वैल्यू भी ले सकता हूँ, है ना, जैसे मैंने यहाँ पे किया 100 और 5, ये डायरेक्ट वैल्यू ले ली। अब ये आपके इंटीजर की एरे बन जाएगी, एक ब्लैंक चार्ट बन गया जिसमें रो और कॉलम्स दोनों में ही डेटा को अपन ने अलाउ कर दिया। अब अपन चाहें कि फ्लोट डेटा की एरे बनाऊँ या कोई स्ट्रिंग डेटा की एरे बनाऊँ। अगर अपन मैं चाहूँ कि फ्लोट डेटा की एरे बनानी है ना अपन को, तो फ्लोट डेटा की अगर एरे बनानी है तो कुछ भी मतलब सिमिलर जैसे इंटीजर का किया ना, तो वैसे कि वैसे आप फ्लोट डेटा की एरे कर सकते हो। जैसे मैंने कह दिया कि फ्लोट, है ना, मैंने कह दिया यहाँ पे मार्क्स, और यहाँ पे ले लिया जैसे 5 ले लिया, 3 ले लिया, तो ये 5 कॉलम और 3 रो, ये फ्लो डेटा इसमें अलाउ कर लेगा। कई बार अपन को मान लो लीनियर इक्वेशंस दे रखी हो मल्टीपल, और उसमें फ्रैक्शनल पार्ट में कोई वैल्यू दे रखी हो, तो अपन ये फ्लोट की एरे बना सकते हैं पूरी। अब इसका ये मतलब होगा कि इसमें अगर 1 भी अलाउ करेंगे किसी भी पर्टिकुलर ब्लॉक में, तो 1.00 फ्लोट में कन्वर्ट होके हो जाएगा, तो ऑल डेटा इसको फ्लोट में रखिएगा। अब कोई मान लो कि 10 स्टूडेंट के लिए एरे बनानी हो, तो कैरेक्टर की एरे बनानी हो, तो कैरेक्टर की एरे, अब जैसे नाम, अब एक क्लास में कितने नाम है, अब तो तुम कह दो कि 50 है, और नेम की विड्थ क्या रखूँ, 20 रखूँ। अब इसका ये मतलब होता है कि ये 20 तो रो हो गई, और ये 20 है ना कॉलम्स हो गए, इसमें ये कॉलम हो गए, तो रो और कॉलम्स। तो ऐसे है ना नाम आपके ऐसे, ये ऐसे है ना ये पर्टिकुलर पर नाम स्टोर करेंगे, तो 0 1 2 3, और ये ऐसे तो 49 हो जाएंगे, और ये इनकी जो विड्थ हो जाएगी ये है ना 20 कॉलम ऐसे विड्थ हो जाएगी। अब कोई भी नाम देंगे तो सेपरेट लाइन में स्टोर हो जाएगा। अगर नाम एक रो का नाम साइज में कम हो रहा है, मान लो 20 कैरेक्टर की उसमें नहीं जा रहा विड्थ में, तो फिर वो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस अलाउ कर लेगा। तो ये आपका एरे का डिक्लेरेशन हो गया। तो डिक्लेरेशन करने के 2 तरीके हो गए अपने पास। तो एक तो ये कांस्टेंट लेके, है ना, एक तो आपकी ये कांस्टेंट लेके, और एक अपना तरीका डायरेक्ट है ना ऐसे लेके ये डायरेक्ट ले लिया अपन ने। तो ये 2 मेथड अपन यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना। इसमें कोई मतलब वो नहीं है टिपिकल जो समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले काम करेंगे 2D बनाएंगे, तो डिक्लेरेशन आना चाहिए अपन को। और अपन डिक्लेरेशन चाहें तो है ना और ऐसे भी कर सकते हैं। एक और तरीका अपने पास हो सकता है कि तुमको वो कैसे करें। अब तुम देखो मेरे पास इंटीजर डेटा है, अब मैंने कह दिया कॉन्स्ट इंटीजर, है ना, कॉन्स्ट कीवर्ड का ले लिया, कॉन्स्ट कीवर्ड की हेल्प ले ली, इंटीजर ए बराबर जैसे मैंने 50 कर दिया, ठीक है ना, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉन्स्ट इंटीजर, है ना, यहाँ पे बी बराबर 10 ले लिया। फिर मैंने एक इंटीजर की एरे बना दी सी, तो मैंने यहाँ पे ए यूज कर लिया, बी यूज कर लिया, तो ये कांस्टेंट नेम हो गए, ये कांस्टेंट हो गया अपना, कांस्टेंट इंटीजर नेम हो गई। तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये कांस्टेंट ऐसे भी, अब ये कांस्टेंट है ना डिक्लेरेशन हो गया, कांस्टेंट वेरिएबल बन गया। ये कांस्टेंट वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होती। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल कांस्टेंट वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। कब? ड्यूरिंग एग्जीक्यूशंस ऑफ द प्रोग्राम को जब अपन एग्जीक्यूट करते हैं तो कांस्टेंट का है ना, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ये कांस्टेंट एक कीवर्ड हो गया। तो अपन कीवर्ड से भी कांस्टेंट बना के और कांस्टेंट का टाइटल एरे में ले सकता हूँ। अगर तुमने सी लैंग्वेज में ऐसे कर दिया कि जैसे x = 5 और फिर मैंने यहाँ पे इंटीजर b = x कर दिया, तो ये इनवैलिड कहलाएगा, ये इनवैलिड कहलाएगा, ये इनवैलिड है ये वाला। ये क्या है ना, कंपैरेटिव सी लैंग्वेज में अलाउ नहीं करते पर। तो ये क्योंकि अब तुम कहोगे क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल कैन नॉट बी यूज्ड, वेरिएबल अपन नहीं इसमें नाम में नहीं ले सकते, वेरिएबल नॉट यूज्ड। तो ये डिक्लेरेशन हो गया। तो फर्स्ट वाला टॉपिक आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि डिक्लेरेशन कैसे करें नॉर्मल वेरिएबल की तरह। 2D में क्या रहेगा, रो और कॉलम साइज को यूज करेंगे तो 2 सेपरेट स्क्वायर ब्रैकेट में सेपरेट मेंशन करेंगे एरे के नाम के साथ में। अब 2D जब अपन यूज करेंगे फिर इसको एक्सेस करेंगे तो हर मतलब 2D के लिए 2 सबस्क्रिप्ट वेरिएबल अपन स्पेसिफाई करेंगे। कोई भी अगर 2D की वैल्यू को एक्सेस करोगे तो रो की पोजीशन एंड कॉलम की पोजीशन अपन को लेनी होगी। तो 2 इंडेक्स या और है ना 2 सबस्क्रिप्ट वेरिएबल अपन को यूज करना ही होगा। तो यहाँ डिफाइन वो भी साथ में लेके चलेंगे अपन। तो अपन को ना डिक्लेरेशन आ गया। अब देना इनिशियलाइजेशन करें अपन।
कि इनिशियलाइजेशन कैसे करें। अब देखो ना, सेकंड पॉइंट हो गया अपना इनिशियलाइजेशन। अब इनिशियलाइजेशन अपन करेंगे तो नॉर्मल जैसे अपन ने 1D में किया था, है ना, या वेरिएबल का भी इनिशियलाइजेशन किया था, तो अपने पास दो मेथड्स है कि दो तरह से अपन इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। तो एक तो कंपाइलेशन के टाइम और एक होता है रन करने के टाइम। दोनों ही मेथड ये अलाउ करेगा। 1D में भी अपन ने कंपाइलेशन के टाइम पे जब एरे का डिक्लेरेशन किया था तो सेम मतलब डिक्लेरेशन के टाइम पे ही पूरी लिस्ट को डिफाइन कर दिया था, इसको इसमें करली ब्रेसेस के अंदर, और ईच वैल्यू को कॉमा से सेपरेट कर दिया। यहाँ पे भी सिमिलर वैसे ही करेंगे। यहाँ अंतर इतना रहेगा कि रो बाय रो चले, है ना, अपन रो बाय रो डेटा लेके चलेंगे। तो पहली रो का डेटा फर्स्ट, फिर सेकंड रो का डेटा, फिर थर्ड रो का डेटा, और ब्रेसेस का यूज करेंगे। तो डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन वाला हो गया बिगिनिंग की वैल्यू, है ना, कोई भी गिवन अपन को मैट्रिक्स दे रखी हो या अपन को डेटा वैल्यू फिक्स कर रखा हो प्रोग्राम्स के अंदर, तो देन फिर इनिशियल करना ही होगा। क्योंकि अपन ने डिक्लेरेशन में तो क्या होता है कि पूरा मैप हो जाती है, मेमोरी पूरी एलोकेट हो गई, और उसमें है ना वैल्यू कैसे आई मेमोरी लोकेशन पे, तो मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू इनिशियलाइजेशन के थ्रू मैं ला सकता हूँ। तो इनिशियलाइजेशन करने के अपने पास डिफरेंट मेथड्स हैं। तो पहला मेथड्स तो हो गया कंपाइलेशन के टाइम पे। अब इनिशियलाइजेशन करें तो जैसे मैंने मान लो कि एक एरे बनाई है ना, ये एरे बना दी मैंने, है ना। अब मैं कहूँगी ये कितने बाय कितने की है, ये 3x2 की है। तो ये 3 कॉलम 3 रो है, और यहाँ पे 2 कॉलम्स है, 2 कॉलम्स है। अब टोटल वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पे 6 वैल्यू चाहिए मेरे को, तो ना ईच रो में कितनी वैल्यू आएगी 2, और कितने कॉलम्स है 3। तो इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे पूरी लिस्ट डिफाइन कर देंगे। तो पहली रो का डेटा, तो जैसे ये पहली रो का डेटा है ना, कितनी रो है, 3 रो है, तो ये सेपरेट अपन को ऐसे कर सकते हैं अपन, ऐसे सेमी कॉलम। अब कितने कॉलम्स है, 2 कॉलम है। अब पहली वैल्यू जैसे मैंने 4 5, फिर यहाँ पे 6 7, मान लो यहाँ पे 1 और 2 दे दिया। तो ये इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका ये मतलब हुआ कि एक एरे हो गई ए। अब ए में है ना पहली रो में ये वाला डेटा 4 5, ये फर्स्ट रो का डेटा, ये सेकंड रो का डेटा, है ना, ऐसे 6 7, फिर 1 और 2। तो ये आपका है ना इनिशियलाइजेशन हो गया, ये डेटा फिक्स हो गया एरे का। तो ये आपका जीरो रो का डेटा है ना, ये वाला, ये आपका फर्स्ट रो का डेटा, और ये आपका सेकंड रो का डेटा, है ना। ऐसे अपन इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। और भी अपने पास है ना तरीका ऐसे भी हो सकता है कि और भी अपन मेथड देखें कि जैसे मैंने इंटीजर ए 3x3 की ले लिया पे। अब 3x3 की ये मैट्रिक्स की साइज है, रो कितनी है 3 है, कॉलम कितने हैं 3 है। तो अपन है ना इसको ऐसे भी दे सकते अपन कि पहली रो का डेटा जैसे मैंने कह दिया 0 1 2, है ना, ब्रेसेस को इग्नोर कर दिया। फिर दूसरी रो का डेटा 1 2 3, 3 डेटा है ना, 3 ईच रो में 3 3 वैल्यू, फिर 3 4 5, कोमा से सेपरेट करते हुए फिर ये आप ऐसे कर सकते हो। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये फर्स्ट रो का डेटा 0 रो, है ना, ये फर्स्ट रो, और ये आपका सेकंड रो। तो अब ये आपकी मैट्रिक्स में ना ऐसे बन गई ये मैट्रिक्स कि ये डेटा जो फिक्स हुआ अपना 0 1 2, है ना, ये डेटा 1 2 3, और ये वाला डेटा 3 4 5। तो ये मैट्रिक्स ऐसे बन गई। अपन चाहे एक एग्जैक्ट मैट्रिक्स फॉर्मेट में भी अपन दे सकते हैं। तो अपन चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकता हूँ मैं कि इंटीजर ए 3 3, है ना। अब मैंने है ना ऐसे भी मैं कर सकता हूँ कि पहली रो का डेटा, है ना, फिर कोमा, फिर दूसरी रो का डेटा 1 2 3, है ना, फिर तीसरी रो का डेटा 3 4 5, है ना, फिर ये पूरा फाइनल है ना ये क्लोजिंग। तो ये पहली रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई, ये तीसरी रो हो गई, और ये बिगिनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया। तो ऐसे भी इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। अब अपनी सिचुएशन ऐसे भी आ सकती है कि अपन है ना अगर एग्जैक्ट मैट्रिक्स है, पूरी वैल्यू गिवन है, तो फिर अपन इस कॉलम को इग्नोर भी कर सकता हूँ मैं। रो तो है ना यहाँ या रो को इग्नोर कर सकता हूँ, कॉलम की साइज स्पेसिफाई करना जरूरी है। तो अपन ना ये वाली सिचुएशन भी हो सकती है कि अगर अपन कॉलम को इग्नोर कर दे इसको रो को, तो देन वो फिर भी है ना अलाउ कर लेगा, एग्जैक्ट वो साइज एज्यूम कर लेगा। फिर सपोज मेरे पास इस तरह की थ्योरी आ जाए कि यहाँ पे 3 कर दिया, है ना, ये हटा देता हूँ यहाँ पे,
तो यहाँ पे मैंने 3 कर दिया और मैं है ना मैट्रिक्स को ऐसे असाइन कर रहा हूँ, ऐसे पहली रो है ना, दूसरी रो है ना, 3 अब ना, अब तुम कहोगे कि ये रो क्या लेके चलेगा, तो ये रो अपने आप 2 एज्यूम कर लेगा यहाँ पे, ये पूरी मान लो कंप्लीट मैट्रिक्स गिवन अपन को, तो ये है ना इस तरह से बना लेगा 2 3 4, ये इस तरह से, तो ये है ना अपने आप 2/3, तो ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेगा, रो साइज एज्यूम कर लेगा, क्योंकि ये है ना इस साइज से देख लेगा, कॉलम तो फिक्स हो गया, तो ईच कॉलम में 3 वैल्यू है 1 2 3, तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर अपन ऐसे कर दे इसको, ए मान लो मैंने यहाँ पे 3/3 की लेके चल रहा हूँ ना, और मैंने यहाँ पे डेटा दे दिया कि 0, पहली रो का डेटा 0, दूसरी रो का डेटा 0, तीसरी रो का डेटा 0। अब तुम कहोगे ये क्या वैल्यू लेके चलेगा, तो ये वैल्यू लेके चलेगा 0 0 0 0 0 0, ऑल वैल्यू 0 से सेट कर देगा, 3/3 किया। अगर मान लो यहाँ मैं कुछ डेटा ले लूँ, है ना, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, इंटीजर a 3/2, है ना। अब मैंने यहाँ पे डेटा दे दिया 1 दे दिया, पहली रो का डेटा 1 दे दिया, है ना, दूसरी रो का डेटा आपका 2 और 3 दे दिया। अब तुम कहोगे कि ये डेटा ना क्या लेके चलेगा, तो ये डेटा लेके चलेगा, तो है ना, बाकी ये मैंने खाली छोड़ दिया, तो ये डेटा लेके चलेगा 1 0, है ना, यहाँ पे 0 अपने आप एज्यूम कर लेगा, इसमें सेकेंड रो में डेटा 2 3, थर्ड रो में डेटा 0 0, है ना। अगर डेटा अपन कम दे दे, है ना, या वो अपन कुछ 0 भी असाइन कर दें सिंगल कॉलम में या रो में, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू फिर वो 0 से फिल कर लेगा। तो ये 2D का इनिशियलाइजेशन है। तो ये अपन ने कौन सा फॉर्मेट अलाउ किया, ये जो फॉर्मेट में अलाउ कर रहा हूँ इनिशियलाइजेशन का, ये कंपाइलेशन के टाइम का इनिशियलाइजेशन है, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन है। अब तुम कहोगे एक बार रन टाइम का भी इनिशियलाइजेशन बता दो कि रन टाइम कैसे करें। तो रन टाइम का होता है कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के उसमें फेज में आएगा तो फिर एरे की वैल्यू डिफाइन हो जाएगी। कंपाइल टाइम का क्या मतलब हुआ कि जब कंपाइलेशन दिया, सेव कर दिया, देन कंपाइल किया, तो कंपाइलेशन की फेज में ही एरे की वैल्यू डिफाइन हो जाए, अपन कीबोर्ड से लेके नहीं चले, तो फिर वो कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन कहलाएगा। क्योंकि एरे डिक्लेरेशन में तो है ना गार्बेज कलेक्शन लेके चलता है। गार्बेज का क्या मतलब होता है कि वो कोई भी मेमोरी से ऑटोमेटिकली कोई भी वैल्यू इनपुट की एज्यूम कर लेगा, फिर वो आपकी वैल्यू ना प्रॉपर वे में रिजल्ट्स नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली रफ वैल्यू आ जाएगी वो। और प्रॉपर अगर इनपुट लेके काम करेंगे तो अपन को इनिशियलाइजेशन चाहिए होगा, या फिर रन टाइम आप इनिशियलाइजेशन करके चलो, क्योंकि एरे में डेटा लाओगे तभी तो काम करोगे। तो एरे में डेटा कैसे आएगा, तो इनिशियलाइजेशन अपन है ना रन टाइम करके देखें अपन। अब रन टाइम का कंसेप्ट देखो, सपोज मेरी है ना कि ये एरे डिक्लेरेशन है, यहाँ पे मैंने ले ली 2/3 इसकी साइज ले ली, है ना, ये तो एरे का डिक्लेरेशन हो गया। तो इसको तो बोलूँगा मैं एरे 2D एरे का डिक्लेरेशन, 2D एरेज डिक्लेरेशन। अब कितने बाय कितने की है, 2/3 की है, साइज इसकी क्या है 2/3, तो रो कितनी है 2 और कॉलम्स कितने हैं 3, तो 2 और 3। अब कितनी वैल्यू चाहिए अपन को, वैल्यू चाहिए 6 वैल्यू चाहिए। अब अपन चाहते हैं वैल्यू है ना रन की फेज में आनी चाहिए। तो अपन ने मान लो रन की फेज में वैल्यू लेके आऊँगा, तो अपन इसको कैसे एक्सेसिंग चलते हैं। मैंने बोला था कि जब भी 2D को एक्सेस करेंगे, है ना, 2D की कोई पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेसिंग दोगे, है ना, या अलाउ करोगे, तो फिर अपन को 2 सबस्क्रिप्ट वेरिएबल स्पेसिफाई करने ही पड़ेंगे। अगर 2 सबस्क्रिप्ट वेरिएबल नहीं लोगे तो फिर एरे को अपन एक्सेस नहीं कर सकते। तो पहला सबस्क्रिप्ट वेरिएबल रो के लिए हो गया, सेकंड सबस्क्रिप्ट वेरिएबल कॉलम्स के लिए हो गया। तो अपन रो और कॉलम्स के लिए जो सबस्क्रिप्ट वेरिएबल लेके चलेंगे, एरे के नाम के साथ एलोंग विद एरे नेम सेपरेट स्क्वायर ब्रैकेट में यूज करेंगे। जैसे मेरे को ith रो और jth कॉलम की वैल्यू एक्सेस करना है, एरे का नाम a है तो aij, i को स्क्वायर ब्रैकेट में, j को स्क्वायर ब्रैकेट में, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी। तो अपन को है ना ये इस खाने का है ना जैसे ट्रावर्सल करेंगे तो 0 0, तो 0 0 का मतलब आप समझ ही गए। फिर अपना 0 1, है ना, 0 1,
फिर 0 2 0 2। तो ये ए है ना, ए तो कॉमन रहेगा, तो ये आपका फर्स्ट रो का डेटा हो जाएगा। ये तो हो जाएगा फर्स्ट रो का डेटा, मतलब 0 रो का डेटा, क्योंकि 0 से इंडेक्स चलता है। फिर अपन है ना आगे चलेंगे, फिर सेकंड रो में चलेंगे तो 1 0 है ना, फिर 1 1 1 1, फिर 1 2 है ना, 1 2। ये आपका फर्स्ट रो का डेटा हो जाएगा, फर्स्ट रो का डेटा हो जाएगा। तो अब इसमें वैल्यू कैसे आए, तो असाइन कर देता हूँ मैं। असाइन कैसे करूँगा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये असाइनमेंट है। असाइनमेंट का क्या मतलब होता है कि ये जो वैल्यू है एरे की, है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर है, एरे की कोई भी डेटा वैल्यू है एरे में असाइन कर दो, एरे में ट्रांसफ़र कर दो। अब वैल्यू मान लो मैंने 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, है ना, ऐसे ही मान लो 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया। तो अब इसका ये मतलब हुआ कि ये एरे आपके ना ऐसे बन गई कि ये जो एरे बनी ये इसमें डेटा चला गया। अब डेटा कैसे गया कि 1 2 3 ये पहली रो, फिर 3 4 5 3 4 5 ये सेकंड रो, और ये आपकी एरे बन गई है, एरे डिफाइन हो गई पूरी, डिफाइन एरे है ना। तो ये अब ये प्रोसेस कैसे हुआ, ये रन टाइम लेगा, ये रन टाइम इनिशियलाइजेशन हो गया, इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ तो अपन ने फिक्स कर दिया डेटा। अब तुम चाहोगे अपन तो कीबोर्ड से है ना रीड राइट करके इनिशियल करें अपन, कि कीबोर्ड से रीड करो एरे को। अब कीबोर्ड से रीड करेंगे तो अपन कीबोर्ड से जब रन करेंगे तो स्कैन करेंगे डेटा, तो स्कैन में वो जब तक रीडिंग नहीं दोगे रुका रहेगा। अब कितना डेटा चाहिए, कितनी रो है, कितनी कॉलम्स है, अब तुमको इतना तो नॉलेज हो गया कि जब भी एरे को पढ़ेंगे, 2D एरे को जब भी कंट्रोल करेंगे, है ना, तो अपन को डबल सबस्क्रिप्ट तो चाहिए होगा। तो सबसे पहले ये डिसाइड करें कितनी रो है, तो रो कैसे जनरेट करें, रो का इंडेक्स। फिर अपन कॉलम का इंडेक्स कैसे जनरेट करें, फिर रो और कॉलम्स को एक्सेस करते हुए सीरियल वे में डेटा को ना फिलअप करेंगे। तो रो बाय रो, अपन रो बाय रो डेटा की वैल्यू देंगे। अपन चाहे तो कॉलम बाय कॉलम भी पढ़ सकता हूँ मैं, बाकी अपन मैक्सिमम जो प्रोग्राम्स लेके चलेंगे वो रो बाय रो प्रोग्राम्स को लेके चलेंगे। तो रो बाय रो प्रोग्राम्स लेके चलोगे तो अब इनपुट आउटपुट कैसे आए, ये तो है ना कंपाइलेशन के टाइम पे फिक्स हो जाएगा डेटा। ये तो मैंने ये रीडिंग अपन मांगेगा नहीं अपन से, डायरेक्ट ये एरे डिफाइन हो गई इन वैल्यू को लेके। फिर ये वैल्यू जब भी रन करूँगा इसी वैल्यू से रिजल्ट आएगा। तुम चाहते हो कि कीबोर्ड से वैल्यू ले लो और देन डिस्प्ले करो, अब कीबोर्ड से कैसे ले। अब नेक्स्ट अपना तीसरा पॉइंट देखो। अब इनिशियलाइजेशन ही करेंगे तो अपना टाइटल रहेगा रीडिंग, है ना, एरेज वैल्यू फ्रॉम कीबोर्ड, कि कीबोर्ड से पढ़े अपन। तो यूजिंग स्कैनअप के थ्रू, है ना, यूजिंग स्कैनअप फंक्शंस के थ्रू पढ़ेंगे अपन। अब कैसे पढ़े, अब सपोज अपन ने एरे बना ली, ये मान लो कि 100 ले लिया मैंने, है ना, ये 50 ले लिया, और अब इस कीबोर्ड से लेके चलूँगा तो ये दो तो ना डिफाइन करना ही होगा। फिर एक साइज़ लेके चलूँगा, एम और एन ले लिया। अब मैंने मान लो कि ये क्यों लिया, तो ये तो एरे का डिक्लेरेशन हो गया, है ना, ये तो हो गया आपका एरे डिक्लेरेशन, है ना, ये तो एरे डिक्लेरेशन। और ये आपका सबस्क्रिप्ट वेरिएबल कहलाएगा, सबस्क्रिप्ट ऑब्लिक इंडेक्स वेरिएबल, है ना। और ये रो साइज, एम ले रहा हूँ मैं रो साइज कि कितनी रो है, और एन ले रहा हूँ मैं कॉलम साइज। तो ये एम और एन इतना लेके चलेंगे अपन। कोई भी एरे बनाओगे तो आई और जे दो इंडेक्स अपने आप एज्यूम कर लो, और रो और कॉलम, है ना, पी क्यू एक्स वाई, और रो और कॉलम आर और सी, ये साइज है ना मैनुअल लेके चलो जब भी कीबोर्ड से डिफाइन करें। तुम कहोगे ऐसा क्यों, इसलिए कि एरे में अपन है ना वेरिएशन रख सकते हैं कैलकुलेशन में, कि 2/3 की भी मैट्रिक्स हो सकती है, 4/4 की भी हो सकती है, 5/3 की भी हो सकती है। तो साइज में है ना वेरिएशन आ सकता है। तो अपन क्या करेंगे कि मैक्सिमम रो कितनी होनी चाहिए मेमोरी में, कॉलम्स कितने होने चाहिए, तो साइज़ तो मैक्सिमम एलोकेट कर दो। मेमोरी वेस्ट जरूर जाएगी, ये डिसएडवांटेज में आ जाता है एरे का।
और अपन है ना यूजर से मैनुअल रो और कॉलम्स की साइज को डिफाइन करेंगे और फिर कीबोर्ड से रो और कॉलम्स के अकॉर्डिंग है ना डेटा को रीड करेंगे। अब 2D में है ना 2 सबस्क्रिप्ट तो ज़रूरी है अपन को। तो सबसे पहले तो साइज को स्कैन कर लो कि तब साइज कैसे करेंगे, तो प्रिंट ऑफ एंटर मैट्रिक्स ऑर्डर है ना, एंटर साइज ले लो, साइज ऑफ मैट्रिक्स कि 2D को अपन मैट्रिक्स नाम दे देते हैं। तो साइज में है ना रो साइज कॉलम साइज, तो यहाँ पे स्कैन कर सकता हूँ मैं कि ये अपनी स्कैन हो जाएगी यहाँ पे %d है ना, एक रो की साइज एक कॉलम की साइज, ये mn से अपने पास साइज आ जाएगी। ठीक है, अपन चाहे तो इसको सेपरेट है ना अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं अपन चाहे तो ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, प्रिंट ऑफ है ना नंबर ऑफ रोज कितनी है ना, यहाँ स्कैन कर सकता हूँ, स्कैन %d, यहाँ पे एम ले सकता हूँ मैं, और मैं चाहूँ तो ऐसे फिर कॉलम को सेपरेट पढ़ सकता हूँ, एंटर नंबर ऑफ कॉलम, तो यहाँ पे मैं स्कैन कर सकता हूँ, यहाँ पे एन ले लिया। अब एम और एन यहाँ डिफाइन हो गया, ये एम डिफाइन हो गया, एन डिफाइन हो गया। अपन चाहे तो इसको मिक्सअप करके ऐसे भी लिख सकते हैं, एंटर द रो साइज एंड कॉलम साइज, या ऐसे भी लिख सकता हूँ, एंटर द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आपको साइज के लिए 2 वेरिएबल चाहिए। 2D जब भी पढ़ोगे कितनी रो है कितने कॉलम है ये फिक्स करके चलो। अगर आप चाहोगे मेरा डेटा है ना फिक्स करा हुआ है 3/4 की ले रखी है, तो फिर अपन को साइज को इग्नोर कर सकता हूँ मैं, ये ध्यान देने का पॉइंट है। अगर कई बुक्स में जब एग्जाम्पल देखोगे 3/3 की मैट्रिक्स लेके काम किया हुआ है, 3/4 की लेके काम किया हुआ है, तो अपन चाहें तो यूजर पे डिपेंड कर सकते हैं कितनी रो है कितने कॉलम है। आप अपने उससे से किसी कोई भी वेरिएबल एज्यूम कर सकते हो कि रो के लिए R ले लो, कॉलम के लिए C ले लो, रो के लिए ROW या कॉलम के लिए COL, रो के लिए M ले लो, कॉलम के लिए N ले लो, रो के लिए P ले लो, कॉलम के लिए Q ले लो। फिर जो वेरिएबल लेके चलोगे उतना ही आपको है ना इंडेक्स वेरिएबल वो 0 से उस लेवल तक चलाना पड़ेगा फिर आपको। अब मैंने ये अगर ये साइज ले ली कीबोर्ड से कि रो साइज एंड कॉलम साइज, अब तुम कहोगे मैट्रिक्स का डेटा मेरे को रीड करना है। अब मैट्रिक्स का डेटा रीड करेंगे तो अब रीड करने में भी अलग अलग है ना अपने पास कंसेप्ट आ सकते हैं, अलग अलग पॉइंट आ सकते हैं। अब एक तो होता है कि एक कॉमन मैसेज रख दे पढ़ने से पहले कि एरिया का इतने बाय इतने की डेटा डाल दो रो बाय रो, और एक होता है कि ईच वैल्यू के साथ में मैसेज को डिस्प्ले कर दे। तो अपने सामने ना डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। अब अपन चाहते हैं कि जो मैं अभी प्रोग्रामिंग में यूज करूँगा तो ये हो गया, फिर मैं है ना ऐसे लिखूँगा प्रिंट ऑफ एंटर। तो यहाँ पे जैसे अपन ने लिख लिया %d है ना, %d वैल्यूज है ना, रो बाय रो देंगे अपन। तो आप लिख सकते हो मैसेज को रो बाय रो। तो यहाँ पे एम एन कि ये आप कहोगे एम एन की वैल्यू यहाँ आ जाएगी और एन की वैल्यू यहाँ आ जाएगी यहाँ पे। अब रो बाय रो वैल्यू मांगेंगे। अब आप है ना लूप पे आ जाओ सीधा ही। तो अब कितनी रो है, अब आपको पता चल गया कि एम आपका रो के लिए है, तो आई से मैं रो को एक्सेस करूँगा ये एम तक है ना, ये I++। अब तुम कहोगे ये क्या करेगा, तो ये है ना 0 से लेके m तक चलेगा, 0 1 2 3 है ना। अब इसके अंदर फिर एक कॉलम के लिए लूप चलाओ कि एक रो में कितना डेटा पढ़ना चाहोगे। तो कॉलम के लिए j = 0, फिर j <n और फिर हो जाएगा ये j++। अब ये क्या करेगा, ये रो में है ना कॉलम्स चलाएगा कि 0 फिर 0 0 0 1 0 2 ऐसा, फिर 1 आएगा 1 1 0 1 1 1 2। अब डेटा पढ़ना चाहेंगे तो इसके %d इंटीजर डेटा है, यहाँ पे हो जाएगा एंड का चिन्ह लगेगा AIJ, सेपरेट स्क्वायर ब्रैकेट में यूज करोगे। तो ये आपका है ना रीडिंग सिस्टम हो जाएगा ये वाला। ध्यान देने का पॉइंट है, एक बार फिक्स कर लो माइंड में कि एरे 2D को कैसे पढ़ा जाता है। तो 2D को पढ़ने की ये थ्योरी हो गई कि डबल लूप चलेगा। पहला लूप रो के लिए चलता है, फर्स्ट लूप रो का इंडेक्स जनरेट करेगा, तो ये रो इंडेक्स जनरेट करेगा। रो इंडेक्स है ना आई से जनरेट हो रहा है,
और सेकेंड लूप है ना रो में कॉलम्स है, तो ये कॉलम्स जनरेट करेगा कि रो में कितने कॉलम्स है, और ये पर्टिकुलर वैल्यू आती जाएगी। एंड किस वजह से लगाया है, मेमोरी लोकेशन, ये डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू स्कैन करता रहेगा। तो ये आपका मैसेज पहले साइज को पढ़ा, फिर आपके उतने ही है ना रो बाय रो वैल्यू ले लेंगे अपन। तो डेटा जब भी रीड करोगे तो पहली रो का डेटा, जैसे मान लो मेरे पास ये मैट्रिक्स आ गई, अब मैं कहता हूँ इसको इनपुट में दो, तो पहले ये 0 रो का डेटा चलेगा, फिर 1 रो का डेटा चलेगा, फिर 2 रो का। तो ये अपन है ना ऐसे डेटा देंगे, ऐसे देंगे, फिर है ना यहाँ से वापस ऐसे देंगे, फिर यहाँ से चला ऐसे देंगे। तो रो बाय रो, पहली रो का डेटा, सेकंड रो का डेटा, थर्ड रो का डेटा। तो जैसे ये है ना एक रो का डेटा ख़त्म होगा, फिर आई में इंक्रीमेंट ले लेगा तो सेकंड रो शुरू हो जाएगी, फिर कॉलम्स चल जाएगा वापस, सेकंड रो में भी सेम कॉलम होंगे, फिर थर्ड रो आएगी, फिर कॉलम्स चल जाएगा। तो 2D को जब भी टेबुलर फॉर्मेट को डील करोगे डबल लूप चाहिए। अपन चाहें तो इस फॉर्मेट को ना ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, है ना, इस फॉर्मेट को अपन चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। पर अपन ने पहले तो साइज पढ़ ली कि एंटर रो साइज कॉलम साइज, ये अपनी है ना साइज आ गई, mn से लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। फिर मैंने यहाँ पे लूप चलाया, i = 0, i <m है ना, m लिया है रो, और i++। फिर मैं है ना यहाँ कॉलम्स के लिए चलाऊँगा for j = 0, j n, j++। अब ये रो और कॉलम्स इंडेक्स हो जाएगा A0 0 0 1 0 2 0 3 1 0 1 1 1 1 2 1 3 ऐसे। अब मैंने अपनी यहाँ पे कर दिया एंटर, यहाँ पे एक मैसेज बनाया, ईच वैल्यू के साथ मैसेज बना रहा हूँ, एंटर है ना वैल्यू ऑफ, यहाँ पे एरिया का नाम मान लो A है, यहाँ इंडेक्स चाहिए मेरे को, है ना, फिर दूसरा इंडेक्स की वैल्यू भी चाहिए कि कौन सी वैल्यू रीड कर लो, फिर यहाँ पे उसका पूरा डेटा चाहिए इसके बाद। तो I और J यहाँ पे है ना वैल्यू मैंने प्रिंट करवा दी। तो ये क्या करेगा, फिर यहाँ स्कैन करेगा %D, फिर यहाँ पे मैंने ना AIJ। अब ये क्या करेगा, जब भी इस कॉलम्स में चलेगा है ना कंट्रोल, तो ये ऐसे ही कहेगा कि एंटर, ये ऐसे कहेगा एंटर वैल्यू ऑफ A00 है ना, फिर A01 है ना, फिर A02, फिर ऐसे मान लो A10, फिर A11। तो इस तरह से है ना ये वैल्यू मांगता रहेगा, जैसे जो भी वैल्यू अपन देना चाहेंगे तो ऐसे वैल्यू दे देंगे अपन, एंटर करते जाओ तो वैल्यू मांगता रहेगा। तो एक तो अपन है ना ऐसे मैसेज को यहाँ पे रख सकते हैं। अब तुम चाहो एक तीसरा ऑप्शन और हो सकता है कि अपन है ना ओनली रो के लिए मैसेज बनाना चाहूँ, तो रो के लिए मैसेज बनाना हो तो यहाँ पे एंटर फर्स्ट रो वैल्यू, एंटर सेकंड रो वैल्यू, तो यहाँ फिर ये प्रिंटअप हटा दो, इसके हटा दो। और लूप में बिगिनर ब्रेसेस और एंड ब्रेस कब लगाते हैं, अगर सिंगल लूप का सिंगल स्टेटमेंट हो तो ब्रेसेस को इग्नोर कर सकते हैं, अगर लूप के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट आते हैं तो ब्रेसेस मस्ट भी यूज करोगे। तो ये ध्यान देने का पॉइंट है। तो ये रीडिंग सिस्टम आपको ऐसे आ जाना चाहिए, क्योंकि ये आएगा तो उसके बाद आप प्रोग्राम कर पाओगे। फिर एरे में कई सारे ऑपरेशन करेंगे अपन, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई करना, ट्रांसपोज करना, है ना, ऐसे इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना, रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हो सकते हैं। तो अपन को फिर ये लूप चलाने आनी चाहिए, और कैसे रीड करें, रीड करने के बाद ही फिर एक्टिविटी चलेगी। तो आपको इनिशियलाइजेशन और रीडिंग सिस्टम ये प्रॉपर आ जाना चाहिए। अब अपना एक लास्ट और टॉपिक अपन देख लेते हैं, मैट्रिक्स को डिस्प्ले करवाना। अब देखो कि ये तो रीडिंग सिस्टम हो गया कि पूरा डेटा मेमोरी में चला गया, है ना, कितनी रो है कितने कॉलम से ये पूरे डिसाइड हो गए। अब आपको है ना मैट्रिक्स फॉर्मेट में डेटा प्रिंट होना चाहिए। अब मैंने कहा कि एक रो में 3 कॉलम्स है, तो 3 कॉलम्स जैसे ही बन जाए तो लाइन ब्रेक हो जानी चाहिए। अब कंप्यूटर तो ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक नहीं करेगा, अपन में तो क्या था कि माइंड है, तो अपन तो पेन को है ना नीचे शिफ्ट करके और लाइन को ब्रेक कर सकता हूँ मैं।
कंप्यूटर में ब्रेक कैसे करोगे, तो न्यू लाइन देनी होगी। जैसे ही पूरी रो फिनिश होगी लाइन को चेंज करो। तो मैट्रिक्स को पहले तो मैसेज बनाओ कि डिस्प्ले कैसे करें। तो राइट ऑन द स्क्रीन, है ना, मैट्रिक्स को डिस्प्ले कराना। ये हो जाएगी 2D। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले तो प्रिंट ऑफ, है ना, योर मैट्रिक्स इज, ये जो भी टाइटल है, एक तो ये मैंने टाइटल दे दिया, ये तो है ना कॉमन टाइटल हो गया, ये तो मैसेज हो गया फिक्स। अब डेटा पहले अब देखो कितने बाय कितने की मैट्रिक्स लेके चल रहा हूँ मैं, m इंटू एन की। तो m क्या है, ये रो है, रो साइज है, n क्या है, कॉलम साइज है। प्रिंटिंग कैसे करूँगा, पहला लूप चला दो। लूप कौन सा लगाएंगे, फॉर लूप लगा दो। फॉर लूप कैसे चलता है, 0, कितना चलाऊँ, m तक। यहाँ से देखो रटने का कुछ भी नहीं है, m तक, है ना। आगे कैसे बढ़े, एक एक से बढ़ना है, इंक्रीमेंट। तो ये आपकी पहली रो हो गई, है ना, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो का सिलेक्शन हो गया। फिर तुम कहोगे रो में है ना वैल्यू को प्रिंट कराओ, तो फिर कॉलम्स जनरेट करो। तो j इक्वल 0, j लेस देन n, है ना, j प्लस प्लस। n कहाँ से आया, ये रहा कॉलम की साइज, है ना। अब इस लूप में क्या होगा, इस लूप में ना अपन को एरे का डेटा चाहिए। अब एरे का डेटा चाहिए तो कैसे करेंगे, तो ये आपका इनर लूप हो गया। इनर लूप से वैल्यू एक्सेस होगी अपनी, है ना। ये आपका कॉलम रो इंडेक्स जनरेट करेगा, है ना, और ये कॉलम इंडेक्स जनरेट करेगा, कॉलम इंडेक्स, है ना। एक रो में कितने कॉलम्स बनाना चाहोगे। अब अपन को क्या चाहिए, प्रिंट चाहिए, तो यहाँ प्रिंट करा देंगे अपन, प्रिंट ऑफ। अब अपन चाहें कि एरे में जो डेटा है ना टच नहीं होना चाहिए, एरे में डेटा वैल्यू के साथ में स्पेस होना चाहिए। अब स्पेस कैसे हो, तो उसकी ईच वैल्यू के लिए विड्थ को सेट कर दो कि प्रत्येक वैल्यू, ईच वैल्यू 5 कॉलम्स यूज करे। अगर 5 कॉलम्स में डेटा फिट नहीं हो रहा है तो लेफ्ट हैंड की तरफ ऑटोमेटिकली ब्लैंक हो जाए। तो फिर यहाँ है ना विड्थ में सेट करता हुआ फॉर्मेट लगा सकता हूँ, 4D या 5D अपन यूज कर सकता हूँ। और एरे का नाम क्या है, आई और जे। आई कहाँ से आएगा, आई फिक्स हो जाएगा कि आई है ना पहला 1 0 लेके चलेगा, फिर ये कॉलम चलना शुरू हो जाएगा। तो 0 0 0 1 0 2 प्रिंट हो जाएगा। जब ये पूरा लूप फिनिश हो गया तो उसके बाद में लाइन चेंज हो जानी चाहिए। तो ये लाइन चेंज कैसे होगी, ये ब्रेक दे दिया मैंने, बैकस्लैश n। तो ये लाइन ब्रेक हो गया, तो ये कंपलसरी यूज करोगे, ये लाइन ब्रेक हो जाएगा, ये लाइन ब्रेक हो जाएगी यहाँ पे, है ना। ये कॉलम्स चलाएगा, ये रो चलाएगा। तो ऐसे चलेगा कि i का मान 0 आया, है ना, j का मान 0 1 2, तो ऐसे 0 0 0 1, है ना, 0 2। फिर ऐसे i का मान जब 1 आएगा तो 0 1 2, फिर ऐसे 1 0, फिर 1 1, फिर 1 2, ऐसे है ना लूप चलता रहेगा। और ये है ना एरे का टाइटल हो गया, और ये रो इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स। तो इस तरह से अपन है ना जब भी 2D को प्रिंट कराएंगे, एक फॉर्मेट याद रख लो कि कोई भी 2D को प्रिंट करे तो अपन को ये फिक्स हो जाना चाहिए। अब जैसे मैं तुमसे कहूँ कि राइट सी मैट्रिक्स विद PQ साइज, है ना। मान लो मैंने लिख दिया, तुमसे कहा कि राइट सी मैट्रिक्स विद PQ साइज, PQ साइज से प्रिंट कराओ। तो सिंपल सी थ्योरी होगी कि पहला लूप तो चलाओ P तक, है ना, ये चल गया I प्लस प्लस, ये हो गया, है ना। फिर इसके अंदर लूप चलाओ, J वाला लूप चलाओ Q तक, क्योंकि एक PQ साइज दे रखी ना, J लूप चलाओ Q तक, तो J प्लस प्लस। फिर यहाँ प्रिंट कराओ %4D, है ना, C ऑफ ij, और फिर लाइन को चेंज करो या न्यू लाइन। तो ये ना ये पूरा प्रिंटिंग हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट आता है। तो कोई सी भी मैट्रिक्स, कई बार प्रोग्राम्स में 2 मैट्रिक्स है, 3 मैट्रिक्स है, ऐसे मल्टीपल मैट्रिक्स आ सकती है। तो फिर आप कहोगे कि कैसे प्रिंट करूं। अगर आपको एक मैट्रिक्स का रीडिंग सिस्टम आता है तो दूसरी मैट्रिक्स को इजी वे में कॉपी पेस्ट करो, रीड कर लो। एक मैट्रिक्स को डिस्प्ले करना आता है तो दूसरी मैट्रिक्स को कॉपी पेस्ट करो, डिस्प्ले कर लो। तो अपना जो टाइटल है ना, ये 3 टॉपिक क्लियर हो जाने चाहिए, 1 2 3। डिक्लेरेशन हो गया, इनिशियलाइजेशन हो गया, रीड एंड राइट हो गया, और ये आएगा देन। फिर इसके बाद अपन है ना ऑपरेशन लेंगे। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। अच्छा लगे, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
तो आज की क्लास का एंड करते हैं। थैंक यू।